मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट नेटवर्क है, जिसके तकरीबन 40,000 रेस्टोरेंट्स 120 से ज़्यादा ममालिक में मौजूद हैं। आज गोल्डन आर्चर की पहचान इतनी मजबूत है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, मैकडॉनल्ड्स नज़र आ ही जाता है। अब तक ये कंपनी 300 अरब से ज़्यादा हीम बर्गर फरोख्त कर चुकी है, लेकिन इस अजीम सल्तनत की शुरुआत एक बहुत ही सादा ड्राइव इन रेस्टोरेंट से हुई थी, जो असल में मैकडॉनल्ड्स बिरादरान की मलकियत था। और फिर एक बेहद चालाक मिल्क शेक मशीन सेल्समैन की वजह से ये कारोबार आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर छा गया। बाहर से देखें तो ये सिर्फ बर्गर बेचने का बिजनेस लगता है, लेकिन हकीकत में मैकडॉनल्ड्स खुफिया तौर पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ सनत पर हुकूमत करता है, जिसका फास्ट फूड से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। ये कहानी है एक तरफ एक ऐसे शख्स की जो तमाम मुश्किलात को अबूर करके एक सल्तनत खड़ी करता है, और दूसरी तरफ धोखाधड़ी, फ्रॉड और लातादाद स्कैंडल से भरी हुई है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब मैकडॉनल्ड्स का सामना अतालवी माफिया से हुआ। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है, बल्कि एक पागलपन से भरपूर तारीख है। तो जरा आराम से बैठे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स की इस दीवाना वार कहानी के अंदर, जो जितनी हैरान कुन है उतनी ही चौंका देने वाली है। 90s में अमेरिका तेजी से बदल रहा था। फोर्ड मोटर कंपनी ने गाड़ियों की बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू की, मुल्क भर में सड़कें बनने लगी, और कार ने सिर्फ सफर ही नहीं बल्कि लोगों के खाने का अंदाज भी बदल दिया। कैलिफोर्निया में जगह जगह ड्राइव इन रेस्टोरेंट खुलने लगे, जहां लोग गाड़ी पार्क करते, खिड़की पर वेट्रेस ऑर्डर लेती और चंद मिनट में खाना वही गाड़ी तक पहुंच जाता, कभी कभी तो रोलर स्केट्स पर। इसी दुनिया में 1927 में नौजवान रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड न्यू हैम्पशायर छोड़कर कैलिफोर्निया आए। उनका ख्वाब फिल्मी कारोबार था, इसलिए उन्होंने फिल्मी सीट्स पर काम किया और एक दिन अपना थिएटर खरीदने के लिए पैसे बचाते रहे। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब उन्होंने सस्ता थिएटर खरीदा तो वो मुश्किल गुजारा कर सके, और 5 साल की नाकामी के बाद भाइयों ने फिल्मी दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। हर तरफ ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स को कामयाब होते देखकर उन्होंने भी यही रास्ता अपनाने का सोचा। उनका पहला रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स बारबेक्यू कहलाया। काम सख्त था, ग्रिल संभालना, ऑर्डर लेना, डिलीवरी और अमले को मैनेज करना, सब कुछ वो खुद करते थे। 2 साल बाद उन्होंने सान बर्नार्डिनो में एक बड़ी और बेहतर जगह पर एक नया रेस्टोरेंट खोला। वीकेंड पर एक वक्त में 100 से ज्यादा गाड़ियां आ जाती थी, 20 वेटरेस काम करती थी, और भाई मुसलसल मिल्क शेक, हॉट डॉग्स, फलियां, सैंडविच और बर्गर बनाते रहते। पैसा तेजी से आने लगा और 1948 तक वो इतना कमा चुके थे कि एक शानदार घर खरीद सकें। इसीलिए सब हैरान रह गए जब उन्होंने अचानक रेस्टोरेंट बंद कर दिया। बाहर से लगता था जैसे वो हार मान गए हों, लेकिन असल मसला ये था कि मौजूदा निज़ाम उन्हें थका चुका था। रेस्टोरेंट नौ उम्रों का हैंगआउट बन गया था। किचन में काम हद से ज्यादा दबाव वाला था, और अच्छे बावर्ची महंगे और नायाब थे। बंद दरवाजों के पीछे भाई एक नए मंसूबे पर काम कर रहे थे। पिछले साल की रसीदें देखकर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी 80% कमाई सिर्फ हैम बर्गर से आ रही थी। उन्होंने मेन्यू को कम से कम कर दिया, हैम बर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक और कोका कोला। फिर उन्होंने हैम बर्गर बनाने के पूरे अमल को नए सिरे से डिजाइन किया, यहाँ तक कि घर के टेनिस कोर्ट पर स्टोर का नक्शा बनाकर हर कदम नापा और वक्त मुकर्रर किया। और नतीजा ये निकला कि ग्राहक अब खिड़की पर आकर ऑर्डर देते, और किचन में हर शख्स सिर्फ एक ही काम करता। ये एक सादा मगर इनकलाबी निज़ाम था। चाहे कोई ग्रिल संभाल रहा हो, फ्राइज तल रहा हो, बर्गर पैक कर रहा हो या फिर ऑर्डर ले रहा हो, हर शख्स सिर्फ एक ही काम करता था। और इसका फायदा ये हुआ कि मेयारी खाना बनाने के लिए महंगे और माहिर बावर्चियों की ज़रूरत खत्म हो गई। क्योंकि अब मेन्यू सिर्फ बर्गर तक महदूद था, इसलिए खाना पहले से तैयार किया जा सकता था, और ऑर्डर मिलते ही सिर्फ 15 सेकंड में ग्राहक के हाथ में होता था। भाइयों ने इस नए अंदाज को तेज रफ्तार सर्विस सिस्टम का नाम दिया, जो बिल्कुल उसी तरह काम करता था जैसे हेनरी फोर्ड की फैक्ट्री में गाड़ियां असेंबली लाइन पर बनती थी। ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए एक बिल्कुल नया तस्वर था, जिससे रेस्टोरेंट ज्यादा साफ, कम हजूम और कम खर्च हो गया, और रिचर्ड और मैक सुकून से बैठकर सिस्टम को खुद ब खुद चलता हुआ देख सकते थे। जब मैकडॉनल्ड्स दोबारा खुला तो शुरू में लोगों को थोड़ी उलझन हुई। कुछ ग्राहक गाड़ी में बैठे रहते थे, ये सोचकर कि कोई वेटर आकर ऑर्डर लेगा, क्योंकि खुद खिड़की पर जाकर ऑर्डर देना एक नया ख्याल था। लेकिन जैसे ही लोगों को अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ 15 सेकंड में ही खाना हासिल कर सकते हैं, सब ने इस निज़ाम को कबूल कर लिया। मैकडॉनल्ड्स बिरादरान ने फास्ट फूड की नई तारीफ कर दी थी, और इसका चर्चा पूरी इंडस्ट्री में होने लगा। हरीफ हैरान थे, और रिचर्ड और मैक ने अपने सिस्टम को छुपाने के बजाय सबके सामने खोल दिया, यहाँ तक कि वो लोगों को मुफ्त में अपने किचन का मुकम्मल दौरा भी करवाते थे। आज की बड़ी फास्ट फूड चेन्स जैसे बर्गर किंग और टैको बेल ने भी इसी तेज रफ्तार सर्विस सिस्टम से मुतासिर होकर शुरुआत की। 1954 तक मैकडॉनल्ड्स बिरादरान इतने ज़्यादा बर्गर, फ्राइज और मिल्क शेक बेच रहे थे जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, और ये सब बगैर किसी इजाफी दबाव के हो रहा था।
कैलिफोर्निया में वो एक सादा और आरामदेह जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैकडॉनल्ड्स की कहानी अब एक नए और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है। अब वक्त आ गया है कि मैकडॉनल्ड्स की कहानी के असल मरकजी किरदार रे क्रॉक को जाना जाए। बहुत सादा हालात में पैदा होने के बावजूद रे बचपन से ही बड़े ख्वाब रखता था। उसकी वालिदा घर के खर्च में मदद के लिए पियानो के सबक देती थी और रे बाकायदगी से घर के कामों में हाथ बटाता था, मगर कभी शिकायत नहीं करता। बिस्तर बनाना हो, फर्श साफ करना हो या फर्नीचर चमकाना, वो हर काम फखर से करता था। फारग वक्त में उसने पियानो बजाना सीखा और सख्त नज़्म व ज़ब्त के साथ उसमें महारत हासिल कर ली। जब वो सिर्फ 15 साल का था तो अमेरिका पहली जंग अजीम में दाखिल हुआ, तो रे घर बैठने पर तैयार ना हुआ। उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला और रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर बन गया, जहाँ इत्तेफाक से उसने वॉलेट डजनी के साथ भी काम किया। जंग के बाद जब वो वापस आया तो हाई स्कूल में होने के बावजूद उसका दिल पढ़ाई में ना लगा। उसने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाकर स्कूल छोड़ दिया और पियानो बजाकर रोजी कमाने लगा। 20 साल की उम्र में उसने एथिल से शादी की और जिम्मेदारी का एहसास होते ही एक मुस्तकिल नौकरी तलाश की। उसे लॉलीपॉप कंपनी में कागजी कप बेचने की मुलाजमत मिली। रे में कुदरती तौर पर सेल्स का हुनर था। दिन भर गाहकों के पीछे भागता और रात को रेडियो स्टेशन पर पियानो बजाता। थकन से चूर होकर घर पहुंचता, मगर वक्त की कमी की वजह से उसकी इज़्दिवाजी जिंदगी मुतासर होने लगी। जब ईथल ने बताया कि वो हामिला है तो रे ने समझ लिया कि सिर्फ पियानो उसके खानदान का सहारा नहीं बन सकता और उसने मुकम्मल तौर पर सेल्स पर तवज्जो दे दी। मुमानियत के दौर में होटलों ने आइसक्रीम बेचनी शुरू की, जिससे कागजी कप की मांग आसमान को छूने लगी और रे ने इससे खूब फायदा उठाया। फिर अक्टूबर 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और ग्रेट डिप्रेशन आ गया। लोली में उसके बॉस ने तनख्वाह कम करने का कहा तो रे ने गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी, मगर घर जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी है। उसने मिन्नत समाजत करके नौकरी वापस ली, लेकिन रिश्ता खराब हो चुका था। इसी दौरान उसे एक नई मिल्क शेक मशीन मल्टी मिक्सर के बारे में पता चला, जो एक साथ 5 शेक्स बना सकती थी। रे ने फौरन इसमें मौका देखा, मगर जब उसने ये आइडिया अपने बॉस को बताया तो उसका मजाक उड़ाया गया। इस बार रे ने हतमी फैसला कर लिया। उसने दोबारा नौकरी छोड़ दी और खुद मल्टी मिक्सर बेचने की कंपनी शुरू कर दी। मीशत कमजोर थी, घर में खानदान था और रे को हर हाल में तेजी से कामयाब होना था। बेशुमार मुश्किलात के बावजूद रे ने हार नहीं मानी और रोजाना 14 घंटे काम करता, दिन भर सड़कों पर ड्राइव करता और रात गए तक मुमकिन ग्राहकों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में कायल करता रहता। सख्त मेहनत, मजबूत काम की आदत और अच्छी मशीन की बदौलत वो जल्द ही पूरे मुल्क में मल्टी मिक्सर फरोख्त करने लगा और हर साल हजारों मशीनें बेचकर एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन जैसी उसकी मेहनत रंग लाने लगी, अमेरिका दूसरी जंग अजीम में दाखिल हो गया। जंग के दौरान फैक्ट्रियां फौजी सामान बनाने में मसरूफ हो गईं और मल्टी मिक्सर की पैदावार रुक गई। रे के लिए ये बदतरीन वक्त था। वो एक ऐसा सेल्समैन बन चुका था जिसके पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं थी। गुजारा करने के लिए उसने मुख्तलिफ चीज़ें बेचने की कोशिश की, यहाँ तक कि 1945 में जंग खत्म हो गई। जंग के बाद हालात बदलने लगे। बेबी होम के साथ आइसक्रीम की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और मल्टी मिक्सर दोबारा मकबूल हो गए। रेनो ने डेयरी क्वीन जैसी बड़ी फ्रेंचाइजीज को बेचना शुरू कर दिया, मगर ये कामयाबी ज़्यादा देर ना चल सकी, क्योंकि 1950 की दहाई में नई और बेहतर मशीनें मार्केट में आने लगी और मल्टी मिक्सर आहिस्ता आहिस्ता पुराना होता गया। रे एक बार फिर माली मुश्किलात के दहाने पर था। इसी दौरान उसकी नज़र अपने आर्डर में एक अजीब बात पर पड़ी। लॉस एंजलिस से 60 मील दूर एक छोटे से कस्बे के एक रेस्टोरेंट ने 8 मल्टी मिक्सर का ऑर्डर दिया था। हालांकि आमतौर पर रेस्टोरेंट एक से ज़्यादा नहीं लेते थे। रे का तजस्सुस बढ़ गया और उसने खुद जाकर देखने का फैसला किया। वो सान बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया पहुंच गया। शुरू में मैकडॉनल्ड्स उसे कोई खास मुतासर ना कर सका, लेकिन चंद ही लम्हों में पार्किंग लॉट लोगों से भरने लगी। लगभग 150 ग्राहक आ गए। रे ने 15 सेकंड में एक हीम बर्गर खरीदा और तकरीबन फौरन ही उसे मिल गया। सब कुछ साफ सुथरा था, बर्गर भी मजेदार था और हर मिनट नए ग्राहक आ रहे थे और माहौल भी खानदानी था। रे ने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। उसने मैकडॉनल्ड्स भाइयों से मुलाकात की, ऑपरेशन को समझा और फौरन जान गया कि उन्हें 8 मल्टी मिक्सर्स की जरूरत क्यों पड़ी। ये उसके देखे हुए सबसे तेज और मौसर फास्ट फूड सिस्टम में से एक था। भाइयों ने उसे बताया कि वो एक फ्रेंचाइज एजेंट की तलाश में है जो मुल्क भर में ऐसे ही मजीद रेस्टोरेंट खोल सके, क्योंकि वो खुद एक सादा जिंदगी गुजारना चाहते हैं। रे जानता था कि अगर मैकडॉनल्ड्स के मजीद रेस्टोरेंट खुले तो मल्टी मिक्सर की मांग भी बढ़ेगी, इसलिए उसने भाइयों से कहा कि अगर किसी फ्रेंचाइज एजेंट की ज़रूरत पड़े तो उसे ज़रूर फ़ोन करना। लेकिन अगले चंद दिनों में रे को नींद नहीं आ रही थी। मैकडॉनल्ड्स की बेपनाह सलाहियत का ख्याल उसके जहन से निकल ही नहीं रहा था।
मल्टी मिक्सर एक बार बेचा जा सकता था और बरसों चलता था, लेकिन मैकडॉनल्ड्स रोजाना हजारों हैमबर्गर बेचता था। उसे यकीन हो गया कि उसे किसी न किसी तरह इस कारोबार का हिस्सा बनना है। आखिरकार उसने रिचर्ड मैकडॉनल्ड्स को फोन किया और पूछा कि क्या उन्हें फ्रेंचाइजिंग एजेंट मिल चुका है। जवाब नफी में था। तब रे ने कहा, समझो आपको एजेंट मिल चुका है। जब रे क्रोक ने 1955 में मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंचाइज करना शुरू किया तो उसकी उम्र 52 साल थी। वो दियाबितीस और घुटिया जैसे अमराज में मुब्तला था और उसके पित्ते और थायराइड ग्लैंड की सर्जरी भी हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो उसी जोश और तवानाई के साथ काम करता रहा जैसे कोई नौजवान करता है। मैकडॉनल्ड बिरादरान के साथ मुआहदा करने के बाद रे ने पूरे अमेरिका में मैकडॉनल्ड फैलाने का अज़्म कर लिया। इसी मकसद के लिए उसने मैकडॉनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड की बुनियाद रखी, जो एक अलग कंपनी थी, जबकि असल रेस्टोरेंट अब भी मैकडॉनल्ड बिरादरान चला रहे थे। मुआहदे के तहत रे का काम नई जगह तलाश करना, वहाँ स्टोर्स खोलना, ऑपरेटर ढूंढना और उन्हें तेज रफ्तार सर्विस सिस्टम की तरबियत देना था ताकि यही अमल बार बार दोहराया जा सके। मुआहदे में ये शर्त भी शामिल थी कि अगर रे स्टोर के डिज़ाइन या सिस्टम में कोई तब्दीली करना चाहे तो उसे दोनों भाइयों की तहरीरी इजाज़त दरकार होगी। हर नए स्टोर के बदले रे को $950 पेशगी मिलते थे, जबकि ऑपरेटर स्टोर की कमाई 1.9% अदा करता था, मगर इस रकम में से एक बड़ा हिस्सा मैकडॉनल्ड्स बिरादरान को रॉयल्टी के तौर पर चला जाता था और रे के हिस्से में असल में सिर्फ 1.4% आता था। इब्तिदा में रे इस शराकतदारी से खुश था, लेकिन जल्दी उसे एहसास होने लगा कि ये मुआहदा उसके लिए बहुत नुकसानदेह है और यही एहसास आगे चलकर मैकडॉनल्ड बिरादरान के साथ उसके ताल्लुकात को बिगाड़ देगा। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब रे को इलिनॉय के शहर डेस प्लेनेस में अपने पहले स्टोर के लिए एक बेहतरीन जगह मिली। उसने एक काबिल ऑपरेटर भी मुंतखब कर लिया। मैकडॉनल्ड्स बिरादरान ने स्टोर का नया डिज़ाइन भेजा जिसमें मशहूर सुनहरी मेहराब शामिल थी, मगर इसमें तहखाना नहीं था जो स्टोर के दुरुस्त काम करने के लिए ज़रूरी था। दोनों भाई इस बात पर मुत्तफिक थे कि तहखाना बनना चाहिए, मगर इसकी तहरीरी मंजूरी देने से इनकार कर दिया। हालांकि मुआहदे के मुताबिक ये लाजमी था। मजबूरी में रे ने बगैर दस्तखत के तहखाना तामीर करवा दिया, जो तकनीकी तौर पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी और भाई किसी भी वक्त उस पर मुकदमा कर सकते थे। इसके बावजूद स्टोर खुलते ही गोल्डन आर्चेज इलाके की तवज्जो का मरकज बन गई। रे हर सुबह खुद आकर देखता कि सब कुछ दुरुस्त है या नहीं। दिन में वो अपनी सेल्स कंपनी का काम करता और रात को वापस आकर पार्किंग में पड़े कप और रैपर्स तक खुद साफ करता। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर वो मेयार, सर्विस और सफाई में किसी किस्म की कमी बर्दाश्त नहीं करता था। चंद ही महीनों में इलिनॉय का ये मैकडॉनल्ड्स असल मैकडॉनल्ड्स बिरादरान के स्टोर से भी ज्यादा कामयाब हो गया, जबकि इसके बावजूद रे की कंपनी को सिर्फ $950 और आमदनी का 1.4% मिलता रहा, जबकि असल कमाई स्टोर ऑपरेटर्स कर रहा था और रे अपनी बेपनाह मेहनत के बावजूद बमुश्किल गुजारा कर पा रहा था। ये स्टोर इतना शानदार था कि टेस्टी फ्रीज नामी एक बड़ी आइसक्रीम चेन के नायब सदर हैरिसन बोरन ने अपनी बावकार और महफूज नौकरी छोड़कर रे क्रोक के साथ काम करने का फैसला कर लिया। उस वक्त टेस्टी फ्रीज अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजीज में शुमार होती थी, मगर मसला ये था कि रे के पास हैरी को हफ्ते में सिर्फ $100 देने की गुंजाइश थी, जो उसकी पुरानी तनख्वाह के 1/4 से भी कम थी। मगर हैरान कौन तौर पर हैरी मैकडॉनल्ड्स का हिस्सा बनने के लिए इतना पुरजोश था कि उसने ये पेशकश भी कबूल कर ली। उसकी जिम्मेदारी मैकडॉनल्ड्स सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड के माली मामला संभालना थी, यानी कर्जों पर बातचीत करना और ये सोचना कि कंपनी असल में मुनाफा कैसे कमाए। टेस्टी फ्रीज में तजुर्बे की वजह से 1959 में रे ने हैरी को कंपनी का CEO बना दिया, जिससे रे खुद माली मामलात की फिक्र छोड़कर ज्यादा से ज्यादा स्टोर्स खोलने पर तवज्जो दे सका। अपने पहले ही साल में रे और हैरी ने 18 फ्रेंचाइजीज को साइन अप कर लिया, जिसमें से 9 सिर्फ कैलिफोर्निया में थी। नए ऑपरेटर तलाश करना तो आसान था, मगर मुल्क के दूसरे हिस्सों में बैठकर उन्हें कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। कई इब्तदाई ऑपरेटर तेज रफ्तार सर्विस सिस्टम को संजीदगी से नहीं ले रहे थे और अपने तौर पर नए आइडियाज, नई प्रोडक्ट्स और ज्यादा कीमतों के तजुर्बे करने लगे। इससे मेयार को बरकरार रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया और एक मैकडॉनल्ड्स से दूसरे मैकडॉनल्ड्स तक यकसानियत तकरीबन खत्म होने लगी। इस सूरत हाल को देखते हुए रे ने फैसला किया कि फिलहाल घर के करीब ही तोसीह करना बेहतर होगा, मगर इस नाकामी ने उसे कुछ ऐसे सबक सिखाए जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स की बुनियाद हमेशा के लिए मजबूत कर दी। सबसे पहला सबक यह था कि निज़ाम में मेयार की एक वाज़ेह हद मुकर्रर करना ज़रूरी है। ऑपरेटर्स को कुछ हद तक तजुर्बा करने की आज़ादी दी जा सकती थी, लेकिन वो कभी भी 3 बुनियादी असूलों पर समझौता नहीं कर सकते थे: मेयार, सर्विस और सफाई। दूसरा सबक यह था कि बेहतरीन मैकडॉनल्ड्स ऑपरेटर नौजवान, मेहनती और भूखे कारोबारी लोग होते हैं। एक बेहतरीन ऑपरेटर वो नौजवान यहूदी शख्स था जिसने रे को कैथोलिक बाइबल बेचने की कोशिश की और रे को इसकी मेहनत और जुर्रत इतनी पसंद आई कि उसने उसे फ्रेंचाइज दे दी। ऐसे लोग ज्यादा बेहतर साबित हो सकते थे
क्योंकि वो खुद स्टोर चलाते थे, ना कि सिर्फ गैर फाल आमदनी के ख्वाहिशमंद मालकान थे। आखिरकार रे को भी ये समझ आ गया कि अगर वाकई बड़ी रकम कमानी है तो सिर्फ 1.4% सर्विस फीस काफ़ी नहीं होगी। औसतन एक मैकडोनल्ड स्टोर सालाना तकरीबन $2,50,000 कमाता था, जिसमें से कंपनी के हिस्से में सिर्फ लगभग $3,500 आते थे। साफ जाहिर था कि पैसा कमाने के लिए कोई बेहतर मॉडल तलाश करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस पूरे तजुर्बे ने रे और हैरी को इतना एतमाद दे दिया था कि वो मैकडोनल्ड्स के दूसरे साल में बड़े पैमाने पर तौसीह का सोच सकें। लेकिन फिर भी सिर्फ 18 रेस्टोरेंट के साथ मैकडोनल्ड्स अब भी बड़ी चेन्स के समंदर में एक छोटी सी मछली था और अगली बड़ी कौमी फास्ट फूड चेन बनने की जंग बेहद सख्त होने वाली थी। 1956 तक मैकडोनल्ड्स को पहले ही कई मजबूत हरीफों का सामना था और इसकी एक बड़ी वजह खुद मैकडोनल्ड्स बिरादरान थे, क्योंकि 8 साल पहले उन्होंने फास्ट फूड की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया था, मगर उन्होंने दूसरों को अपने बावर्ची खाने के दरवाजे खुले दिल से दिखाए, जिसके नतीजे में बेशुमार हरीफ सामने आए जिन्होंने उनके निज़ाम को कॉपी किया और अब फास्ट फूड सिर्फ मैकडोनल्ड्स तक महदूद नहीं रहा था। रे पूरे अमेरिका में मैकडोनल्ड्स के नए आउटलेट्स खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान इन एंड आउट बर्गर, बर्गर शेफ और बर्गर किंग जैसी फ्रेंचाइजीज भी तेजी से फैल रही थी। बर्गर के अलावा कर्नल सैंडर्स कैंट की फ्राइड चिकन को वुसअत दे रहे थे, जबकि कार्ल जूनियर हॉट डॉग्स के साथ अपनी पहचान बना रहे थे। इतनी ज्यादा फास्ट फूड चेन्स के साथ गलबे की जंग जारी थी और मैकडोनल्ड्स की कामयाबी अभी यकीनी नहीं थी। तो फिर सवाल यह था कि मैकडोनल्ड्स ने इन तमाम हरीफों का मुकाबला कैसे किया। इसका जवाब उस तरीके में छुपा था जिससे रे और हैरी ने अपनी फ्रेंचाइजिंग सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उस दौर में फ्रेंचाइजिंग का सबसे आम तरीका इलाकाई फ्रेंचाइजिंग था, यानी किसी खास इलाके के मुकम्मल हकूक एक ही शख्स को फिरोख्त कर दिए जाते थे। इस तरीके से फ्रेंचाइजीज को पहले स्टोर खोलने से पहले ही भारी रकम मिल जाती थी, जिसका मतलब ये था कि उनकी कमाई का दारोमदार इस बात पर नहीं होता था कि रेस्टोरेंट हकीकत में मुनाफा कमा रहा है या नहीं। नजरियाती तौर पर यह मॉडल अच्छा लगता था, लेकिन अमली तौर पर इसमें फ्रेंचाइजीज और फ्रेंचाइजी के मफादात एक दूसरे से हम आहंग नहीं होते थे। रे ने इसके बरअक्स रास्ता अपनाया। उसने फैसला किया कि मैकडोनल्ड्स को एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टोर खोलना होगा। अगर कोई ऑपरेटर दूसरा स्टोर चाहता तो पहले उसे ये साबित करना पड़ता था कि उसका पहला स्टोर पहले ही कामयाब जा रहा है। ये तरीका सुस्त जरूर था, मगर तवील मुद्दत में इसने हर स्टोर के आला मेयार को यकीनी बनाया। इसके अलावा रिवायती फ्रेंचाइजीज अपनी ज़्यादातर कमाई फ्रेंचाइजी को सामान बेचकर करती थी, जैसे किचन का सामान, खाना पकाने के आलात, हत्ता के रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड्स भी। वो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाकर फौरी मुनाफा हासिल करती थी और यूं एक कामयाब रिटेल बिजनेस बनाने के बजाय सिर्फ सामान बेचने पर तवज्जो मरकूज होती थी। रे ने जानबूझकर अपनी फ्रेंचाइजीज को सामान फरोख्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उन्हें अपने ग्राहकों के बजाय अपने शराकतदार बनाना चाहता था। चूंकि रे की कंपनी सिर्फ 1.4% सर्विस फीस इस बुनियाद पर लेती थी कि हर स्टोर कितनी आमदनी पैदा करता है, इसलिए उसके मफादात में यही होता था कि फ्रेंचाइजी ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। ये एक सादा मगर जुर्रतमंदाना हिकमत अमली थी, जिसके नतीजे में मैकडोनल्ड्स के निज़ाम के मफादात उसके स्टोर ऑपरेटर्स के मफादात के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो गए। दोनों फरीक एक ही मकसद के लिए काम कर रहे होते थे, मैकडोनल्ड्स को बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाना। बहुत सी दूसरी चेन्स के बरअक्स जहां फ्रेंचाइजर सिर्फ फ्रेंचाइजर को पैसा देती रहती थीं, रे ने ज़ाती तौर पर भी मैकडोनल्ड्स के ऑपरेटर्स को बराबर के शराकतदारों की तरह ट्रीट किया। फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों मजबूरी निज़ाम की कामयाबी से फ़ायदा उठाते रहे और इसीलिए सब मिलकर मैकडोनल्ड्स को कामयाब बनाने में जुट गए। और ये भी कोई नुकसान की बात नहीं थी कि रे मैकडोनल्ड्स के मुस्तकबिल पर अपने गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन का इजहार करते वक्त एक ज़बरदस्त और कायल करने वाला सेल्समैन था। बहुत सी फ्रेंचाइजीज मालकान इसके विजन पर मुकम्मल यकीन ले आए, लेकिन चूंकि रे दरअसल एक मुकम्मल सिस्टम बेच रहा था, इसलिए उससे इसे मुकम्मल करने के लिए सही शख्स की तलाश थी। खुशकिस्मती से रे को इस मिशन के लिए पहले ही एक ऐसा शख्स मिल चुका था जिसमें वो चिंगारी नजर आती थी। फ्रेड, एक नौजवान पुरजोश और गैर मामूली सलाहियतों का हामिल लड़का। जब रे की फ्रेड से पहली मुलाकात हुई तो उसकी उम्र महज 23 बरस थी और वो मैकडोनल्ड्स के एक स्टोर में बर्गर पलटाने पर मामूर था। मगर पहले ही दिन रे ने उसकी आंखों में मैकडोनल्ड्स के लिए वही जुनून और तवानाई देख ली जो खुद उसके दिल में जल रही थी। फ्रेड में नाकाबिल यकीन मेहनत, नज़्म ज़ब्त और क़ियादत की फितरी सलाहियत मौजूद थी, इसलिए वो तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया। यहाँ तक कि चंद ही बरसों में रे ने उसे ऑपरेशंस का नायब सदर मुकर्रर कर दिया। रे की तरह फ्रेड भी बारीकियों का असीर था और अपने नए ओहदे पर उसने तेज रफ्तार सर्विस सिस्टम के हर मरहले को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाने को अपना मिशन बना लिया। बहुत जल्द उसने मैकडोनल्ड्स के हर रेस्टोरेंट को एक छोटी मगर इंतहाई मुंज़िम फैक्ट्री में बदल दिया,
जहां हर सेकंड, हर हरकत और हर अमल एक मकसद के तहत था। उसने मैकडोनल्ड्स बिरादरान के बनाए गए पहले से कामयाब सिस्टम को मजीद निखारा, मजीद तेज और ज्यादा मौसर बना दिया। हालांकि ये सब कुछ रे के उन भाइयों से किए गए मुआहदे के सरासर खिलाफ था, मगर उस वक्त तक रे उनकी नाराजगी को नजरअंदाज करने का आदी हो चुका था। मैकडोनल्ड्स भाई रे की इस तेज रफ्तारी से खुश नहीं थे और इसीलिए रे अक्सर उन्हें पीछे छोड़कर अकेला ही आगे बढ़ता रहता। रे के फ्रेंचाइजिंग मॉडल ने फ्रेंचाइजीज को महज खरीदार नहीं बल्कि शराकतदार बना दिया और फ्रेड की जिद्दत की बदौलत यही शराकतदार अपने स्टोर से गैर मामूली दौलत कमाने लगे। मुंह दर मुंह मैकडोनल्ड्स की शोहरत फैलने लगी और अब रे को ऑपरेटर तलाश नहीं करना पड़ रहे थे, बल्कि पुरजोश कारोबारी खुद उसके दरवाजे पर आ रहे थे। एमसी फैमिली, जैसा कि रे उसे कहता था, तेजी से फैल रही थी, मगर इस तरक्की के साथ साथ मैकडोनल्ड सिस्टम आईएनसी के अखराजात भी बढ़ते जा रहे थे और आमदनी का कोई मजबूत जरिया अभी तक मौजूद नहीं था। मैकडोनल्ड्स भाई मुआहदे में किसी भी तब्दीली पर आमादा नहीं थे और रे और हैरी बमुश्किल अपने 1.4% सर्विस फीस पर निजाम को संभाले हुए थे। रे जानता था कि वफादारी सिर्फ उसी सूरत मिलती है जब तनख्वाहें पहले दी जाए, इसलिए उसने अपनी तनख्वाह कुर्बान कर दी ताकि बढ़ती हुई टीम को तनख्वाहें दी जा सकें। पहले 8 वर्ष में रे ने अपनी जेब में एक पैसा भी नहीं डाला और अपनी बीवी और बेटी की कफालत सिर्फ इसलिए कर पा रहा था कि उसकी पुरानी सेल्स कंपनी 1959 तक खुद ब खुद चल रही थी। वो इस उम्र में जब लोग रिटायरमेंट के ख्वाब देखते हैं, हफ्ते में 80 घंटे बेमिसाल जुनून के साथ काम करता रहा, मगर इसके सामने अब भी 2 बड़े मसाइल खड़े थे। पहला, कंपनी को पैसा कमाने का कोई नया और पायदार तरीका चाहिए और दूसरा, मैकडोनल्ड्स भाई रे के लिए वो एक बोझ बन चुके थे और उसके दिल में ये नाराजगी पलने लगी थी कि सारा काम वो कर रहा है मगर इख्तियार और असल फायदा किसी और के पास है। आखिरकार मैकडोनल्ड्स का ब्रांड अब भी कानूनी तौर पर उन्हीं के हाथ में था और रे उसे बदलना चाहता था और यही ख्वाहिश जल्द ही रे क्रोक के सबसे तारीख और खतरनाक पहलुओं को दुनिया के सामने लेकर आने वाली थी। रे पूरे अमेरिका में मैकडोनल्ड्स के नए स्टोर कायम कर रहा था, लेकिन जबकि उसके ऑपरेटर धीरे धीरे अमीर हो रहे थे, रे की कंपनी अब भी मुनाफे के सही तरीके तलाश करने में नाकाम थी। मैकडोनल्ड्स भाइयों के वकील, जिन्हें रे ने अपना मुस्तकिल मुखालिफ कहा, हमेशा उन्हें मशवरा देते कि रे के किसी भी तजवीज़ पर दस्तखत ना करें, इसलिए वो 1.4% सर्विस फीस पर कायम रहे जो असल मुआहदे में तयशुदा थी और जिसने रे के लिए तख्लीकी हल के बगैर हकीकी मुनाफा कमाना नामुमकिन बना दिया। खुशकिस्मती से रे के पास मालियाती जादूगर हैरी मौजूद था। हैरी ने एक शानदार हल पेश किया, फ्रेंचाइज रियल कारपोरेशन कायम करना जो मैकडोनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड से बिल्कुल अलग कंपनी होगी। इब्तदाई तौर पर रे थोड़ा हैरान था कि हैरी उन्हें जायदाद के कारोबार में क्यों ले जाना चाहता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये उनके तमाम माली और इंतजामी मसाइल का हल हो सकता है। अब मैकडोनल्ड स्टोर्स ऑपरेटर इस नई कंपनी से ज़मीन किराए पर लेंगे और फ्रेंचाइज रियल प्रॉपर्टी की मालिक होगी। ये हिकमत अमली रे और हैरी को कई फवाहिद फराहम करती थी। सबसे पहले ये उन्हें मैकडोनल्ड्स भाइयों से आज़ाद कर देती थी, क्योंकि एक अलहदा कंपनी होने की वजह से फ्रेंचाइज रियल असल मुआहदे के पाबंद नहीं थी। दूसरा, ये उन्हें अपने स्टोर्स और ऑपरेटर्स पर ज़्यादा कंट्रोल देती थी और वो मेयार के असूलों को लीज के मुआहदे में शामिल कर सकते थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑपरेटर स्टोर के मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो फ्रेंचाइज को अपनी प्रॉपर्टी पर लीज खत्म करने का हक हासिल था। तीसरा, जमीन की मलकियत ने रे और हैरी को हकीकी नकद बहाव पैदा करने का रास्ता दिया, जहां स्टोर ऑपरेटर्स महाना फ्लैट फीस या स्टोर की आमदनी का 8.5% अदा करता था और इसमें वो 1.4% सर्विस फीस भी शामिल थी जो पहले ही वसूल की जा रही थी। मजीद ये कि फ्रेंचाइज रियल ने स्टोर बनाने के लिए ऑपरेटर से सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लिया, जिसे वो जमीन पर किसी रकम खर्च किए बगैर नीचे अदायगी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हुई और बैंकों के साथ गिफ्ट और शनीद और तोसी के लिए फंड तक रसाई आसान हो गई। ये मंसूबा न सिर्फ माली तौर पर ज़हीन था, बल्कि इसने दोबारा मैकडोनल्ड के स्टोर्स और फ्रेंचाइजीज के मफादात को हम आहंग कर दिया। जितना ज्यादा स्टोर कमा रहा था, रे और उसकी कंपनियों को उतना ही ज्यादा मुनाफा हो रहा था। इस मजबूत फार्मूले की बदौलत रे और हैरी समझ गए कि वो मैकडोनल्ड्स के लिए गैर मामूली कामयाबी के दहाने पर हैं। 1960 तक मैकडोनल्ड्स के 228 स्टोर खुले हुए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़मीनें खरीद रहे थे। इसी दौरान रे की मुलाकात जॉन स्मिथ से हुई, जो एक मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज की बीवी थी। इनका फौरी राब्ता कायम हुआ। जॉन के पास कारोबार के लिए वो जज्बा और शौक था जो रे तलाश कर रहा था और तवील गुफ्तगू के बाद वो मैकडोनल्ड्स के मुस्तकबिल के बारे में ख्यालात का तबादला करने लगे। रे जल्दी जॉन से मोहब्बत करने लगा और अपनी बीवी एथल से तलाक के लिए दरखास्त भी दे दी और जॉन को भी तजवीज़ पेश की, लेकिन उस वक्त तक जॉन की शादी कामयाब जा रही थी।
लिहाजा उसने सोचने के लिए वक्त मांगा। रे जानता था कि अगला कदम सबसे मुश्किल होगा। उसे आखिरकार मैकडॉनल्ड्स भाइयों से छुटकारा पाना था। इस कहानी के दो रुख हैं, एक सरकारी कहानी और एक बहुत ज्यादा पेचीदा गहरी कहानी जो मैकडॉनल्ड्स बिरादरान की जानिब से बयान की गई है। आप देखें, रे ने बगैर इजाजत तेज रफ्तार सर्विस सिस्टम के निज़ाम में तब्दीली करके अपने मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की थी, और इसका मतलब ये था कि भाई किसी भी वक्त तकनीकी तौर पर उस पर मुकदमा कर सकते थे। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए रे ने फौरन फैसला किया कि वो खुद काम करेगा। उसने भाइयों को बुलाया और ऐलान किया कि वो मैकडॉनल्ड्स मुकम्मल तौर पर खरीदना चाहता है। रे ने कहा कि वो अपनी कीमत बताएं और जब फैसला करें तो उसे फ़ोन करें। कुछ दिन बाद फ़ोन की घंटी बजी और जब रे ने रकम सुनी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। $2.7 मिलियन, और इस रकम के बदले मैकडॉनल्ड्स का नाम, सान बर्नार्डिनो का असल स्टोर और मैकडॉनल्ड्स से मुताल्लिक हर चीज़ के हकूक। इसका मतलब था कि वो मुकम्मल तौर पर इंचार्ज हो जाएगा, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि $2.7 मिलियन कहाँ से लाए जाएं। यकीनन रियल एस्टेट की नई हिकमत अमली कुछ हद तक काम कर रही थी, लेकिन 1960 में $2.7 मिलियन तकरीबन आज के $28 मिलियन के बराबर थे, जो एक उभरते हुए कारोबार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। रे जानता था कि ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, लिहाजा उसने मुआहदे पर दस्तखत किए। खुशकिस्मती से हैरी के वॉल स्ट्रीट में कुछ ताकतवर राब्ते थे, जिसकी मदद से रे नकद रकम उधार लेने में कामयाब हो गया। रे को अपने फैसले पर मुकम्मल एतमाद था, और फिर इसके बाद भाइयों ने अचानक फैसला किया कि वो अपना असल मैकडॉनल्ड स्टोर नहीं छोड़ेंगे जब तक रे मुकम्मल रकम अदा नहीं कर देता। रे गुस्से में था और लग रहा था कि डील टूट सकती है, लेकिन आखिरकार इत्तेफाक हो गया कि भाई अपना स्टोर रखेंगे अगर वो इसे बिग एम कह दें, ताकि तकनीकी तौर पर ये मैकडॉनल्ड ब्रांड से अलग हो जाए। अब रे जज्बे के साथ भाइयों से नाराज था, मगर कम अज कम मुआहदा तय पा गया। लेकिन यहाँ कहानी दो रुखों में बंट जाती है। सरकारी वर्जन के मुताबिक मुआहदा मुकम्मल हो गया और भाई अपने $1 मिलियन के चेक अपने दोस्तों और खानदान को दिखा रहे थे। ताहम रिचर्ड मैकडॉनल्ड का दावा एक मुख्तलिफ कहानी बयान करता है। उनके मुताबिक मुआहदे का अहम हिस्सा ये था कि भाई अपनी 0.5% रॉयल्टी बरकरार रखना चाहते थे, जो उन्होंने पूरे अरसे में हासिल की थी। रे ने दावा किया कि अगर ये तहरीरी तौर पर मुआहदे में शामिल किया गया तो इंश्योरेंस कंपनियां इस पर बहुत ज़्यादा फीस लगाएंगी, लिहाजा उसने फर्जी तौर पर अपनी आमदनी से रॉयल्टी अदा करने पर रजामंदी जाहिर की, और ये वादा सिर्फ मुसाफिये की बुनियाद पर किया गया। भाई इब्तदाई तौर पर घबराए, लेकिन रे के भरोसे पर हिचकिचाते हुए राजी हो गए। ताहम रिचर्ड मैकडॉनल्ड का दावा है कि जब रे के लिए रॉयल्टी की अदायगी का वक्त आया, उसने इनकार कर दिया और उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया। सोचे, मैकडॉनल्ड्स की आज की कामयाबी को देखते हुए 0.5% की रॉयल्टी अरबों डॉलर्स के बराबर बनती है। क्योंकि मुआहदा कागज पर नहीं था, इसलिए भाई कुछ नहीं कर सके और ये कभी साबित नहीं कर सके कि ऐसा मुआहदा वाकई हुआ था। अब ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है कि रे ने वाकई मुसाफिये की बुनियाद पर यह वादा किया हो और फिर उनकी पोस्ट पर छुरा घोंपा हो, ये जानते हुए कि वो इसे कभी साबित नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जो लोग मैकडॉनल्ड्स की तारीख जानते हैं, उनका ख्याल है कि रिचर्ड की कहानी एक अफसाने से ज्यादा कुछ नहीं। 7 साल तक मैकडॉनल्ड्स भाइयों के साथ जारी रहने वाली बहस ने रे की उनके लिए नफरत को मजीद गहरा कर दिया और उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। जैसे रिचर्ड और मैक्स ने मैकडॉनल्ड्स की तमाम मलकियत रे को मुंतकिल करने के लिए कागज पर दस्तखत किए, रे ने अपने एक मुलाजिम से कहा, मैं आम तौर पर इंतकामी आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं इन कुतिया के बेटों को दिखा दूंगा। खरीदारी के बाद रे का पहला कारोबारी फैसला यह था कि मैकडॉनल्ड स्टोर को बिरादरान के असल स्टोर के करीब एक ब्लॉक पर खोला जाए और इसे बिग एम रे का नाम दिया जाए। इस स्टोर को खोलने का मकसद खालिस्तान मैकडॉनल्ड बिरादरान का कारोबार खत्म करना था। ये एक जालिमाना फैसला था, लेकिन काम कर गया। बिग एम अपने साथ वाले मैकडॉनल्ड का मुकाबला नहीं कर सका और भाइयों के स्टोर का ख्वाब चिकना चूर हो गया। रे तारीख को दोबारा लिखने के लिए आगे बढ़ा। उस वक्त तक रे और हैरी ने मैकडॉनल्ड सिस्टम इनकॉर्पोरेटेड और फ्रेंचाइज रॉयल्टी कॉर्पोरेशन को एक मजबूत इदारे मैकडॉनल्ड कॉर्पोरेशन में यकजा कर दिया था। रे ने खुद को मैकडॉनल्ड्स का बानी करार दिया और इलिनॉय में अपनी पहली फ्रेंचाइज की तशहीर की। इस तरह कंपनी की तारीख से मैकडॉनल्ड्स बिरादरान और उनके असल स्टोर को तकरीबन मिटा दिया गया। भाइयों के रास्ते से हटने के बाद रे को आखिरकार वो कॉल मिली जिसके लिए वो इंतजार कर रहा था। जॉन, वो औरत जिसके लिए उसने अपनी बीवी को छोड़ा था, लेकिन वो पुरजोश नहीं लग रही थी। जॉन ने कहा कि उसकी वालिदा इस बात पर मायूस हैं कि वो अपने शौहर को छोड़ने पर गौर कर रही हैं, और जॉन की बेटी ने भी बताया कि अगर उसे तलाक मिली तो उसे अपनी बेटी के बारे में भूलना होगा। नतीजे के तौर पर जॉन ने रे को बताया कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। रे ने फोन रखा और खामोशी से बैठकर खाली नजरों से फर्श को घूरता रहा। आखिरकार उसने मैकडॉनल्ड्स कारोबार अपने पास ले लिया था, लेकिन उसकी जिंदगी की मोहब्बत अब खत्म हो चुकी थी। इस लम्हे रे ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो खुद को मुकम्मल तौर पर कारोबार में डाल दे
और बाकी चीजें पागल होने वाली थी। 1961 तक मैकडॉनल्ड्स बिरादरान रास्ते से हट चुके थे और अब रे को मैकडॉनल्ड्स को अपनी हर तख्लीकी सोच के मुताबिक बनाने से कोई नहीं रोक सकता था। रे चाहते थे कि मैकडॉनल्ड्स एक घरेलू नाम बन जाए और इसके लिए वो एक जारहाना मार्केटिंग मुहिम की मंसूबाबंदी कर रहे थे। लेकिन मुल्क भर में सिर्फ 228 स्टोर्स के साथ ज्यादातर अमेरिकियों ने कभी मैकडॉनल्ड्स के बारे में नहीं सुना था। एक कौमी इश्तिहारी मुहिम हद से ज्यादा महंगी और खतरनाक साबित हो सकती थी, लिहाजा टीम ने फैसला किया कि मैकडॉनल्ड्स को फिरोग देने का बेहतर तरीका यही होगा कि हर फ्रेंचाइज मकामी सतह पर अपना हिस्सा डाले। ये यकीनी तौर पर एक जुआ था, क्योंकि हर फ्रेंचाइजी को रे की तस्वीर और मेयार पर भरोसा करना पड़ता। फ्रेंचाइजेज में रे की जाती तरजीह हमेशा नौजवान, पुरजोश और कारोबारी अफराद थे, और ये मैकडॉनल्ड्स की ताकत का एक अहम अंसर साबित हुआ, क्योंकि वो हमेशा नए आइडियाज़ के साथ अपने रेस्टोरेंट को बेहतर बनाने के लिए तजुर्बा करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑपरेटर ने बच्चों को अपनी दुकान में दिलचस्पी दिलाने के लिए टीवी इश्तिहार इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे बोरो सर्कस नामी एक मकामी शो मिला और अदाकार ने मैकडॉनल्ड्स की तशहीर में हैरत अंगेज काम किया। मकामी मैकडॉनल्ड्स जल्द ही बच्चों से भर गए। जब शो मनसूख हुआ तो अपने सबसे बड़े प्रोमो मोटर के बगैर रह गए, लेकिन इस कामयाबी ने उन्हें नए मॉस्कोट रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स के तस्वर की तरह ले जाया, हीम, बर्गर और ग्रैमी समेत किरदारों के साथ। ये हर मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में मरकजी हैसियत इख्तियार कर गया। बाद में हैप्पी मील के मुतारिफ होने से ये हिकमत अमली मजीद मजबूत हुई, जिसमें खिलौना भी शामिल था, और बच्चों को इब्तदाई उम्र से ही मैकडॉनल्ड्स के साथ जोड़ने में मदद मिली। ये इख्तरात बिग मैक ड्राइव थ्रू और प्ले लैंडेज जैसी दीगर सहूलियात के लिए भी जिम्मेदार थी। रे क्रोक का फलसफा यही था कि हर स्टोर में मेयार यकसा रहे, लेकिन फ्रेंचाइजेज को अपनी तख्लीकी सलाहियत इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाए। मैकडॉनल्ड्स ने मकामी तजुर्बात में से बेहतरीन को सिस्टम में शामिल किया ताकि हर स्टोर को फायदा हो। बहुत सी बड़ी कंपनियां बढ़ने के साथ इख्तरात कम कर देती हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स में हर नए ऑपरेटर ने नए आइडियाज पेश किए, जिससे ब्रांड मुसलसल ताज़ा और मौसर बनता जा रहा था। जैसे स्टोर्स ने मुल्क भर में अपनी मार्केटिंग शुरू की, मैकडॉनल्ड्स ने कौमी सतह पर पहचान हासिल करना शुरू की। इस मकाम पर रे ने अगला मंतकी कदम उठाया, मैकडॉनल्ड्स को अवामी तौर पर स्टॉक मार्केट में ले जाना, जो 1965 तक किसी भी फास्ट फूड कंपनी ने नहीं किया था। वक्त बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि अमेरिका की मईशत तारीख की सबसे सख्तियों में से एक थी। पब्लिक होने के चंद हफ्तों के अंदर मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक की कदर में 60% इजाफा हुआ और रे और हैरी दोनों करोड़पति बन गए। ताहम मैकडॉनल्ड्स टीम के लिए यह सब सादा नहीं था। 1960 की दहाई में हैरी ने आने वाले ग्रेट डिप्रेशन के खौफ की वजह से तोसी मुहिम को कम करने की जरूरत पेश की, लेकिन रे ने ऐसा नहीं किया। इसके अहम हरीफ बर्गर किंग बिल्कुल इसके बरअक्स काम कर रहा था। 1967 में बर्गर किंग ने 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट खोले और अगले साल तक वो मैकडॉनल्ड्स से सिर्फ 100 स्टोर की दूरी पर थे। इस खतरे को देखते हुए कि मैकडॉनल्ड्स अपनी फास्ट फूड इंडस्ट्री में जगह खो सकता है, रे ने सख्ती से कहा कि इंतबाहात को नजरअंदाज करें और तोसी मुहिम फौरी तौर पर दोबारा शुरू करें। सच ये था कि रे और हैरी के दरमियान इस वक्त तक कुछ अरसे से तनाव बढ़ रहा था। वो बहुत मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखते थे और अक्सर चीज़ों को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखते थे। जब तक हैरी तकनीकी तौर पर CEO था, रे कंपनी के सदर और ज़्यादातर स्टॉक के मालिक थे, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर वो हैरी को जगह से हटा सकते थे, और तोसी बहस के बाद तकरीबन ऐसा ही हुआ। हैरी ने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया और रे ने खुद CEO का ओहदा संभाल लिया। एक दिन मैकडॉनल्ड्स के ऑपरेटर के सामने तकरीर करते हुए रे ने जॉन को भीड़ में देखा। वो शादीशुदा औरत जिसे बरसों पहले रे पसंद करने लगा था। अपनी तकरीर में रे ने कहा कि उसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है सवाए एक चीज के। मजमा उलझन में था, लेकिन रे ये सब कहते हुए जॉन की तरफ देख रहा था। बाद में रे ने उसे अपने स्वीट में एक आफ्टर पार्टी में बुलाया। जॉन ने रे को बताया कि इस बार उसे परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, वो अपने शोहर से तलाक ले रही है और रे से शादी करना चाहती है। अब 15 साल से रे की पूरी जिंदगी मैकडॉनल्ड्स के गिर्द घूम रही थी, लेकिन अब जब वो इस औरत के साथ नई शादी शुरू कर रहा था जिसका वो बरसों से पीछा कर रहा था, वो आखिरकार कारोबार के बारे में कम सोचना चाहता था। रे के लिए ये यकीनी तौर पर रिटायरमेंट नहीं थी, बल्कि सिर्फ ये था कि वो मैकडॉनल्ड्स के बारे में सिर्फ अपने काम के औकात में सोचे और शाम को जॉन के लिए मखसूस वक्त रखे। जबकि रे कई सालों से मैकडॉनल्ड्स का अवामी चेहरा बने हुए थे। उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए नया CEO मुकर्रर किया, फ्रेड टर्नर, नौजवान फ्राई कुक जिसे रे ने बरसों पहले ऑपरेशंस के नायब सदर के ओहदे पर तरक्की दी थी। फ्रेड ने वो सब कुछ हासिल किया जो रे चाहता था, और बरसों की तरबियत और साया देखने के बाद वो CEO के ओहदे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। फ्रेड का पहला बड़ा चैलेंज मैकडॉनल्ड को आलमी सतह पर फैलाना था। रेस्टोरेंट के बैरून मुल्क पहले तजुर्बात जैसे नीदरलैंड, कनाडा और कैरेबियन में रे ने मेन्यू को मकामी सकाफत के तौर पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुआ।
फ्रेड ने जापान में एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। मेन्यू में कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन मकामी लोगों को मार्केटिंग और रेस्टोरेंट चलाने में शामिल कर लिया। जापानी अवाम ने मुस्तनद मैकडोनल्ड्स के तजुर्बे को पसंद किया और यही हिकमत अमली दीगर ममालिक में भी काम आई। फ्रेड ने कारोबार के हर पहलू को समझा था, फ्राई पकाने के दर्जा हरारत से लेकर मुलाजिमीन के ग्राहकों से ताल्लुकात तक। अब वो फ्रेंचाइजी तलाश करने और नए स्टोर्स खोलने के अमल को बेहतर बना रहा था और कामयाबी हासिल की। सीईओ के तौर पर फ्रेड ने मैकडोनल्ड्स को दुनिया भर में फैलाने में रे के ख्वाब से भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया। 1974 तक वो हर साल 500 से ज्यादा स्टोर खोल रहे थे और ये तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही थी। सिर्फ चंद साल पहले बर्गर किंग ने सालाना तरक्की के लिहाज से मैकडोनल्ड्स के बराबर कदम रखा था, लेकिन फ्रेड ने बर्गर किंग को आलमी सतह पर तोड़ दिया और मैकडोनल्ड स्टोर की तादाद 3 गुना बढ़ा दी। बर्गर किंग बहुत पीछे रह गया और मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन अब जैसे ही मैकडोनल्ड्स आलमी ब्रांड बन गया, ये नए और खतरनाक चैलेंजेस का सामना करने वाला था। फास्ट फूड के बैनुल अक़वामी चेहरे के तौर पर मैकडोनल्ड्स ने अपनी तारीख के बदतरीन स्कैंडल्स और अवामी तनकीद का भी सामना किया, जो उसकी वसअत और कामयाबी से भी कहीं ज्यादा शदीद थी। मैकडोनल्ड्स ने प्रमोशन शुरू की जिसमें बहुत सी मसनूआत के साथ साथ अजारादारी के स्टिकर्स भी मुंसलिक किए गए थे। अगर आपको सही स्टिकर्स मिलते तो आप इनामात जीत सकते थे। ज्यादातर इनामात सादा थे, लेकिन कुछ महदूद तादाद में हाई वैल्यू इनामात भी थे, जैसे कारें, छुट्टियां या $1 मिलियन का अजीम इनाम। ये एक तफरीही लॉटरी थी जिसने यकीनी तौर पर मैकडोनल्ड में फरोख्त बढ़ाने में मदद की। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक साबिक पुलिस एहलकार और एक अतालवी क्राइम फैमिली का रुकन इस पूरे खेल में धांधली करने में कामयाब हो गया और लाखों डॉलर चोरी कर लिए। मैकडोनल्ड ने प्रमोशन का इंतजाम करने के लिए गैर जानबदार थर्ड पार्टी कंपनी की खिदमात हासिल की थी, इसलिए असल इनामात किसने जीते इस पर मैकडोनल्ड का कोई कंट्रोल नहीं था। इस थर्ड पार्टी कंपनी का चीफ ऑफ सिक्योरिटी जेरोम, एक साबिक पुलिस एहलकार जो जीतने वाले स्टिकर्स को अमेरिका भर के स्टोर्स में तकसीम करने का जिम्मेदार था। जब जेरोम जीतने वाले स्टिकर्स ले जा रहा था, वो पहले से ही लिफाफे में थे, मुहर और चेपरोम के साथ, जिससे नजरियाती तौर पर उन्हें चोरी करना मुमकिन नहीं था। लेकिन सप्लायर की गलती के बायस कुछ मोहरें जेरोम के जाती पत्ते पर पहुंच गईं। जेरोम ने इस मौके का फायदा उठाया। वो लिफाफे खोलकर स्टिकर्स को कम कीमत वाले स्टिकर्स के साथ बदल सकता था, फिर मोहर लगाकर लिफाफा दोबारा बंद कर देता और कोई सबूत भी नहीं छोड़ता था। उसने ये सब करने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया और किसी को कुछ मालूम भी नहीं होने दिया, जैसे कुछ हुआ भी ना हो। अगरचे जेरोम स्टिकर चोरी करने में कामयाब रहा, वो उन्हें खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इन्हें अपने जानने वालों को बेचना शुरू किए, जो बदले में इनामी रकम का कुछ हिस्सा जेरोम को देते थे। बाद में इस ऑपरेशन ने नई सतह इख्तियार की जब जेरोम ने जेरी कोलंबो नामी अतालवी मुबस्टर के साथ शराकत दारी की। जेरोम अपने क्राइम फैमिली कनेक्शंस के जरिए स्टिकर्स फरोख्त करता और लाखों डॉलर्स दरअसल मुजरिमों के हाथ चले गए, जबकि मैकडोनल्ड्स और अवाम बिल्कुल बेखबर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक जेरी कोलंबो एक कार हादसे में मारा नहीं गया। जेरी के जाने के बाद जेरोम ने कोलंबो खानदान से ताल्लुकात खत्म कर दिए। बहुत से लोग शुबा करते हैं कि यही आखिरकार जेरोम का खात्मा था। साल 2000 में FBI को एक गुमनाम टेप मिला कि मैकडोनल्ड्स मोनोपोली प्राइज के जीतने वाले लोग मशकूक हैं। तहकीकात से मालूम हुआ कि अगरचे इनामात पूरे अमेरिका में दावा किए गए थे, लेकिन जीतने वालों की अक्सरियत दरअसल जैक्सनविल में रह रही थी। वाज़े तौर पर कुछ अजीब और मशकूक हो रहा था, यहाँ करोड़ों डॉलर्स दांव पर लगे हुए थे। FBI ने फौरी कार्रवाई की और मैकडोनल्ड्स के सरबराहान से राब्ता किया। गेम के फौरी बंद होने की तवक्को के बरअक्स FBI ने उन्हें आखिरी बार प्रमोशन चलाने की इजाज़त दी ताकि वो खुफिया ऑपरेशन मुकम्मल कर सकें। और इस तरह जब अगले $1 मिलियन के फाते माइकल बोवर ने अपने इनामात का दावा किया, FBI ने खुद को फिल्म के अमले के तौर पर जाहिर किया और इससे सवालात किए कि उसे जीतने वाला स्टिकर्स किस स्टोर से मिला। बिलाशुबा स्टिकर्स उसने किसी मैकडोनल्ड्स स्टोर से नहीं लिया था, बल्कि जेरोम से खरीदा था। अब FBI के हाथ में ठोस सबूत आ चुके थे और वो फौरन कार्रवाई करने लगी। मजमूई तौर पर 50 अफराद इस स्कैंडल में मुलव्वस पाए गए, जिनमें मरकजी रहनुमा जेरोम भी शामिल था। जेरोम ने जुर्म कबूल किया और 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और चोरी शुदा तमाम $1 मिलियन वापस करने का भी ऐलान किया। ताहम जेरोम ने ये फ्रॉड 1988 से 2001 तक जारी रखा। जब FBI ने कार्रवाई की तो मैकडोनल्ड्स पहले ही नाजायज फातिहीन को $24 मिलियन अदा कर चुका था और बड़े इनामात स्कैमर्स ले गए थे। हकीकी सारिफीन इनामात से महरूम हो गए। इसके अलावा मैकडोनल्ड्स ने बेतरतीब सारिफीन को तकरीबन $25 मिलियन देने की कोशिश की ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। मजमूई तौर पर इस फ्रॉड ने मैकडोनल्ड्स को $65 मिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, लेकिन असल हारने वाले वो सारिफीन थे जो इनामात जीतने की उम्मीद में हिस्सा ले रहे थे और उन्हें खबर भी नहीं थी कि ज्यादातर बड़े इनामात गैर कानूनी तौर पर माफिया
और उनके राब्तों को जा चुके हैं। ये स्कैंडल बिलाशुबा मैकडॉनल्ड्स के लिए एक बहुत बड़ा तनाज़ा था और चंद साल बाद कंपनी एक और इससे भी बड़े स्कैंडल में मुलव्वस होने वाली थी। 2004 में मॉर्गन स्पेयर लॉक ने अपनी दस्तावेजी फिल्म सुपर साइज मी रिलीज की। उस वक्त बहुत से लोग मैकडॉनल्ड्स पर मुकदमे लड़ रहे थे, ये दावा करते हुए कि उनके खाने की वजह से उनका वजन बढ़ा और सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन किसी ने भी ये साबित नहीं किया कि मैकडॉनल्ड्स वाकई कसूरवार थे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के अलावा और भी खाया था। मॉर्गन ने इन दावों के बारे में सुनकर खुद को चैलेंज किया कि वो 1 महीने तक हर रोज सिर्फ मैकडॉनल्ड्स ही खाएं, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। और अगर कोई मुलाजिम खाने के लिए बड़ा ऑप्शन पेश करे तो वो मेनू का सबसे बड़ा खाने वाला इंतखाब लेगा। मॉर्गन जानता था कि मुसलसल मैकडॉनल्ड्स खाने से इस पर असर पड़ेगा, लेकिन सेहत के खतरात उसके लिए सिर्फ चैलेंज का हिस्सा थे। आज आम फहम यह है कि फास्ट फूड खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा चीनी और सैचुरेटेड फैट शामिल होते हैं। मॉर्गन का 1 माह का चैलेंज डॉक्टरों को परेशान कर गया। 30 दिन बाद उसका वजन 27 पाउंड बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ गए थे। वो चैलेंज के दौरान अक्सर अफसुर्दा रहा। सबसे ज्यादा शदीद मनाजिर उस वक्त आए जब उसने सुपर साइज खाने के बाद केक की, और यहाँ तक कि दिल की संगीन पेचीदगियां भी पैदा हुई। ये सब 1 माह के अंदर हुआ। दस्तावेजी फिल्म के बाद मैकडॉनल्ड्स की अवामी तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। रिलीज के 6 हफ्ते बाद कंपनी ने मेन्यू से सुपर साइज ऑप्शन हटा दिया और गो एक्टिव मुहिम शुरू की, जिसमें सेहतमंद इख्तिराआत और वर्जिश को फिरोग दिया गया। कंपनी ने दावा किया कि ये इक़दाम दस्तावेजी फिल्म से मुतासर नहीं थे, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। सुपर साइज मी ने मैकडॉनल्ड्स को जंक फूड के तौर पर पेश किया और शोहरत पर असर डाला। अदाद-ओ-शुमार दिलचस्प हैं। 1960 की दहाई में जब मैकडॉनल्ड्स के सिर्फ 228 रेस्टोरेंट थे, अमेरिका में मोटापे की शरह 13% थी। आज ये शरह 40% से ज़्यादा है, यानी 60 साल पहले के मुकाबले तकरीबन 3 गुना ज़्यादा। बहुत से लोग मैकडॉनल्ड्स जैसी फास्ट फूड चेन्स की बढ़ती हुई मकबूलियत को आलमी मोटापे के रुझान से जोड़ती हैं। अगरचे इसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं और फास्ट फूड सिर्फ एक हिस्सा है। आखिरकार सारिफीन फैसला करते हैं कि वो क्या खाते हैं। ये तमाम इल्ज़ामात भी मैकडॉनल्ड्स की कामयाबी को नहीं रोक सके। आज कंपनी की मार्केटिंग कैप $200 बिलियन से ज़्यादा है और ये दुनिया की 50 बड़ी कंपनियों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि हर साल कंपनी का सालाना यौम तासीस रे करोक के एजाज़ में मनाया जाता है, ना कि मैकडॉनल्ड्स के भाइयों के, जिन्होंने असल में कंपनी शुरू की थी। कारोबार रे करोक के बगैर इतना बड़ा कभी नहीं होता। रे था जो मुसलसल तोसी चाहता था, जबकि भाई आसान और पुरसकून जिंदगी चाहते थे। KFC के मालिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर आप वो कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।